हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 पाइथन पांडास 2 के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस ऑपरेशन ऑन डाटा फ्रेम। जिसके अंदर पहला ऑपरेशन है पाइवटिंग। यह आपका पेज नंबर 108 के ऊपर दिया गया है। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखें तो पेज नंबर 8 के ऊपर आपकी एक टेबल दी गई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, रिस्पोंडेंट, क्वेश्चंस एंड आंसर। रिस्पोंडेंट जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी आंसर दे रहा है उसका रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मेंटेन किया गया है। हर एक रिस्पोंडेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी टेबल को रीशेप करके पेज नंबर 109 के ऊपर दोबारा से दिया गया है और उसके अंदर अगर आप देखें तो जो क्वेश्चंस हैं वो कॉलम पोजीशन पर और रिस्पोंडेंट के जो नाम है वो रो पोजीशन पर शो किए गए हैं और उनके क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो उनके आंसर्स हैं वो लिख दिए गए हैं। तो एक तरीके से जो टेबल हमें पेज नंबर 108 के ऊपर नजर आ रही है उसी को चेंज कर रीशेप कर पेज नंबर 109 के ऊपर दोबारा से लिखा गया है। और जो हमें पेज नंबर 109 के ऊपर टेबल दिखाई गई है वो एक समराइज्ड और रीशेप टेबल है। सेम जो हमारे पास 108 पेज पे टेबल है उसी का दूसरा रूप है। तो हम एक ही तरह की जानकारी को चाहे तो एक से अधिक तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इसी को पाइवटिंग करना कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, पाइवटिंग टेक्निक रीअरेंजेस द डाटा फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स by possibly rotating rows and columns or by aggregating data from multiple sources in a report form। तो आपकी जो पाइवटिंग है वो एक प्रकार से जानकारी को रीअरेंज करने का तरीका है जिसके अंदर रोज और कॉलम को रीअरेंज किया जाता है और कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि हमें जो डाटा है वो एग्रीगेट फॉर्म में, दैट मीन्स रिजल्टेंट फॉर्म में दिखाई दे और हम उसे इजीली एनालाइज कर सकें। तो एक ही जानकारी को एक से अधिक रूप में लिखने को पाइवटिंग कहा जाता है। इन डाटा हैंडलिंग समटाइम्स वी नीड टू व्यू आवर डाटा इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जस्ट लाइक हमने ऊपर देखा टेबल्स के अंदर। एंड टू अकम्प्लिश दिस द टेक्निक दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड पाइवटिंग। तो एक ही प्रकार की जानकारी को एक से अधिक तरीके से लिखने के तरीके को पाइवटिंग करना कहा जाता है। डाटा पाइवटिंग इज ए समराइजिंग टेक्निक। जो हम टेक्निक सीखने जा रहे हैं डाटा पाइवटिंग की, वह एक समराइज करने का तरीका है टू रीअरेंज द कॉलम्स एंड रोज इन ए रिपोर्ट सो एज टू व्यू डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमारी जानकारी को रीअरेंज करके कॉलम्स एंड रोज के अंदर रिपोर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, कॉलम को रोज या रोज को कॉलम में बदलना और अलग अलग तरीके से देखने के तरीके को ही पाइवटिंग करना कहा जाता है। पाइवटिंग के अंदर हम 2 चीजें करते हैं मेनली। समराइजेज एक्सटेंसिव डाटा, जो हमें ज़्यादा बड़ी जानकारी दी है उसको समराइज करके लिखते हैं, दैट मीन्स छोटे रूप में लिखते हैं। साथ ही साथ इट रोटेट्स और पाइवोट्स डाटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग रोज इनटू कॉलम। रोज की जानकारी को कॉलम्स में पाइवोट किया जाता है, रोटेट किया जाता है और जानकारी को इजी वे में लिखने के इजी वे में लिखा जाता है। अब एक डाटा फ्रेम है जो कि मैंने यहाँ पर भी आपके लिए बना रखा है इन एडवांस। मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस डाटा फ्रेम को रन करता हूँ तो ऐसा ही एक डाटा फ्रेम आपको पेज नंबर 110 पे दिखाया गया। ये एक डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ट्यूटर, क्लासेस एंड कंट्री। अलग अलग ट्यूटर्स ने क्या कितनी कितनी क्लासेस किस कंट्री के अंदर ली हैं उसका एक रिकॉर्ड हमने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। अगर हम इसी डाटा फ्रेम में जो उपलब्ध जानकारी है को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में, दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हम इसके ऊपर पाइवटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए ये कमांड है हमारे पास, डाटा फ्रेम का नाम, जैसा कि हमारे केस में डाटा फ्रेम का नाम है डीएफडी डॉट पाइवट इंडेक्स इज इक्वल टू कंट्री। इसका मतलब जब मैं पाइवटिंग करना चाहता हूं तो उस केस के अंदर जो मेरा कंट्री कॉलम है
वो रोज के अंदर, डेट मीन्स इस पोजीशन पे नजर आएगा जहां पर एट प्रेजेंट 0 1 2 3 लिखा हुआ है। कॉलम्स इज इक्वल टू ट्यूटर, डेट मीन्स ये जो ट्यूटर के नाम है वो इस जगह पर ऊपर हेडिंग में कॉलम्स के रूप में नजर आएंगे। एंड वैल्यूज इज इक्वल टू क्लासेस, इसका मतलब जो क्लासेस है हमारी, ये जो क्लासेस के अंदर वैल्यू है वो हमें बीच में इंटरसेक्शन, जहां हमारा ट्यूटर और कंट्री का इंटरसेक्शन होगा, जो सेल वैल्यू होगी उस फॉर्मेट में नजर आएगा। मैंने इस जानकारी को एक DFD1 न्यू डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर किया और फिर मैं उसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये पाइवटिंग करके आपको रिजल्ट को शो करता है। देखिए मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही मैंने रन किया, नोटिस कीजिए दोबारा से जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम था वो नजर आ रहा है हमारा, साथ ही साथ इसने इसको रीअरेंज किया है, समराइज किया है और नए फॉर्मेट में हमें जानकारी को दिखा रहा है। सेम जानकारी को एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव में दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्यूटर्स थे, ये 5 ट्यूटर्स थे, तो उनके नाम आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ट्यूटर्स के नाम हमारे कॉलम्स में आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी थी कॉलम्स इज इक्वल टू ट्यूटर। एंड जो कंट्री है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कंट्री, ये हमारे पास कंट्रीज थी, यहाँ पर आप चेक करें तो टोटल 4 कंट्रीज हैं। USA 2 बार है, बाकी UK, जापान और ब्राजील है, तो उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोज फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ दिया था कि इंडेक्स इजिकल टू कंट्री, इंडेक्स का मतलब रोज से है यहाँ पे, तो रोज फॉर्मेट में क्या नजर आना है, लिखना कंट्री नजर आना है। और जो वैल्यूज थी वहां पर क्लासेस लिखी थी, तो ये जो क्लासेस के अंदर वैल्यू है, जैसे कि ताहिरा ने USA के अंदर 28 क्लासेस पढ़ाई हैं, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ताहिरा यहाँ दिया गया है, ताहिरा ने USA के अंदर 28 क्लासेस हैं, तो ये 28 लिखा आ रहा है। इसी तरीके से गुरजोत UK में 36, तो आप देख सकते हैं ये गुरजोत है आपका, गुरजोत के अंदर UK के अंदर कितनी क्लासेस हैं, 36। इसी तरीके से अनुषा जो है जापान, अनुषा ने जापान में 41 क्लासेस ली हैं, तो 41 दिखा रहा है। जैकब ने USA के अंदर 32, जैकब अगर हम देखें तो यहाँ पर है, जैकब ने USA के अंदर 32 क्लासेस ली हैं, तो ये यहाँ शो कर रहा है। एंड वेंकट ने ब्राजील में 40, वेंकट जो है हमारा, ये रहा वेंकट, ब्राजील में 40 क्लासेस ली है। जहां पर कोई वैल्यू नहीं आई है उन जगहों पर क्या दिया गया है, नैन, नोट ए नंबर वैल्यू स्टोर कर दी गई है। तो इस तरीके से जो ऊपर का हमारा डाटा फ्रेम का डाटा था, वही सेम डाटा एक नए तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, इसी ही को पाइवटिंग करना कहा जाता है। डेट मीन्स उस ही जानकारी को एक अलग तरीके से दिखाना। आप देख सकते हैं कि यहां पर उसी ही जानकारी को एक अलग तरीके से शो किया गया है। अगर मैं चाहूं तो यहां से क्लासेस जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, इसे हटाया भी जा सकता है। देखिए मैं इसको दोबारा से रन करता हूं। मैंने इसको दोबारा रन किया तो देख सकते हैं सेम रिजल्ट जो ऊपर नजर आता है वही सेम रिजल्ट यहां नजर आ रहा है। तो आप चाहें तो वैल्यूज आर्ग्यूमेंट जो 3rd नंबर का आर्ग्यूमेंट है उसे हटा सकते हैं उस केस के अंदर, क्योंकि आपके पास टोटल 3 ही कॉलम्स थे। तो जो 2 कॉलम्स आपने दे दिए हैं वो तो आपने स्पेसिफिकेशन दे ही रखी है कि किसको रो बनाना है, किसको कॉलम बनाना है। जो रिमेनिंग रह गया आपका कॉलम, जैसे कि हमारे केस के अंदर क्लासेस रह गया, तो वो ऑटोमेटिकली किस पोजीशन पर आ जाएगा, सेल पोजीशन के ऊपर लिख दिया जाएगा, उसकी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली वहां पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम पाइवटिंग कर सकते हैं, डेट मीन्स समराइज एंड रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अपने डाटा की और आसानी से अपनी जानकारी को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अनदर एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 34। मैं आपको रन करके दिखाता हूं इसको भी, ये मैंने आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डाटा फ्रेम बनाकर दिया गया जिसका नाम है NDF। उस डाटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यूज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डाटा फ्रेम है, ये देखिए यहाँ पे डाटा फ्रेम है। मैं इसको पहले एक बार आपके लिए हटा देता हूँ, सिर्फ पहले डाटा फ्रेम को ही रन करके दिखा देता हूँ। दिस इज आवर डाटा फ्रेम। ये देख सकते हैं पेज नंबर 112 के ऊपर जो आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा फ्रेम दिया है, ये मैंने आपके लिए पहले से ही बना दिया है। इस डाटा फ्रेम के अंदर अगर आप नोटिस करें तो कई सारे कॉलम्स हैं। इनमें से कुछ कॉलम्स को हम अपने
पाइवटिंग फंक्शन की सहायता से रीअरेंज करेंगे और अपनी जानकारी को समराइज करके छोटे रूप में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें समराइज करके रिजल्ट को शो करता है। इसके लिए मैंने देखिए कमांड लिखी है। इस बार मैंने डाटा को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, दूसरे डाटा फ्रेम में स्टोर नहीं किया, इंस्टेड मैंने डायरेक्टिव प्रिंट के अंदर ये कमांड दे दी है। जो हमारे डाटा फ्रेम का नाम था dfd.pivot, ब्रैकेट में इंडेक्स पोजीशन, आपका ये जो कॉलम है पोजीशन, ये आपके रो लेवल पे आ जाएगा, रोज के अंदर लिखा आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर रिपीटेड वैल्यूज हैं, सिर्फ 2 ही एक्चुअल वैल्यूज हैं, मैनेजर और प्रोग्रामर, अदर देन बाकी की सभी वैल्यूज रिपीटेड है, तो ये रो पोजीशन पे आ जाएगा। कॉलम्स के अंदर सिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिटी है, इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज रिपीटेड है, तो वो भी आपकी एक एक बार ही लिखी आएंगी बजाय रिपीटिशन के। एंड वैल्यूज के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है, तो ये अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स के अंदर लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैंने जो है इसको अभी एट प्रेजेंट के लिए हटा देता हूँ मैं। ये नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड करके लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और अब आपके लिए ये रन करता हूँ इसको। तो देखें आप, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था। इसने इस डाटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है आर्ग्यूमेंट के रूप में, उनको रीअरेंज किया। नोटिस कीजिए पोजीशन में सिर्फ 2 ही नाम लिखे आ रहे हैं, मैनेजर एंड प्रोग्रामर, जो कि यहाँ पर उपलब्ध थे। और सिटी के अंदर जो हमारे पास नाम थे उनके अंदर रिपीटिशन खत्म हो गई है, हर एक नाम एक बार लिखा आ रहा है, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली। और उसके बाद उनके क्रॉस सेक्शन पे जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिखे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर जो बेंगलोर के अंदर है उसके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 13, तो आप देख सकते हैं मैनेजर बेंगलोर में 13। इसी तरीके से प्रोग्रामर न्यू दिल्ली के अंदर 17, प्रोग्रामर न्यू दिल्ली में 17 वैल्यू है। चेन्नई जो है उसके अंदर आपका मैनेजर चेन्नई में जो है, मैनेजर चेन्नई के अंदर 16 वैल्यू है आपकी, तो 16 शो कर रहा है। तो इस तरीके से रीअरेंज कर दिया गया, जहां पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है उस जगह पर क्या कर दिया गया, नैन वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। तो हम चाहें तो इस तरीके से अपनी इस ऊपर वाले डाटा फ्रेम की वैल्यू को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, और इसके लिए हमें पाइवट फंक्शन का यूज हम करते हैं। अब देखिए जहां पर नैन लिखा आ रहा है, अगर हम चाहें तो उस जगह पर क्या कर सकते हैं, उस जगह पर हम यहां पर नैन की जगह कोई और वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इसको प्रिंट कर दिया 0, तो मैं चाहता हूं जहां पर नैन लिखा आ रहा है वहां पर नैन की जगह पे क्या लिखा आ जाए, 0 लिखा आ जाए। तो देखिए मैं इसको रन करता हूं। नोटिस कीजिए जहां पर पहले 2 जगहों पे नैन लिखा आ रहा था, अब उन्हीं दोनों जगहों पे क्या लिखा आ गया, 0 लिखा आ गया। तो अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी नैन वैल्यू शो की जाए तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने पाइवट फंक्शन को जो रन करेंगे उसके लास्ट में डॉट लगाकर फिलना एक फंक्शन है हमारे पास जिसका यूज करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पाइवट फंक्शन है। पाइवट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद डॉट फिलना इज ब्रैकेट 0 कर दिया हमने। तो ऐसा करने पर जहां जहां पर नॉन आपकी नैन वैल्यूज होंगी उन जगहों पर 0 प्लेस कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ एन वैल्यूज के। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो पाइवट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक अनदर फंक्शन है विद द नेम ऑफ पाइवट टेबल। एक तो हमने अभी पढ़ा पाइवट, एक अनदर फंक्शन है जिसका नाम है पाइवट टेबल। इसके बारे में आपको पेज नंबर 114 या 13 से स्टार्ट है, वैसे 14 पे दिया गया है। अब जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था उसी के अंदर अगर हम चेंजेस करें तो देखेंगे कि ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक डाटा फ्रेम है। एट प्रेजेंट मैं आपको पहले सिर्फ इसी ही को रन करके दिखाता हूँ, ये एक डाटा फ्रेम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये आपके लिए डाटा फ्रेम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसको रन करके पहले मैं आपको डाटा फ्रेम शो करता हूँ और उसके बाद मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से चेंज होता है। पाइवट पहले फंक्शन यूज करेंगे, फिर पाइवट टेबल करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये गलती से दोबारा आ गया, एक बार मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ मैं। देखिए ये हमारे पास जो आपको पेज नंबर 114 पे नीचे टेबल दिखाई गई है उसका एक हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। बाकी वही जो हमारे पहले से ट्यूटर्स थे वही ट्यूटर्स हैं, वही कंट्रीज के अंदर वो कितनी कितनी क्लासेस किस क्वार्टर के अंदर दे रहे हैं उनको सबको एक साथ क्लब कर दिया गया है।
अब अगर मैं इसके ऊपर पाइवट फंक्शन का यूज करता हूं, जैसा कि हमने पहले अभी किया था, हमने यहां लिखा dfd.pivot इंडेक्स ट्यूटर कोमा कॉलम्स कंट्री। चाहें तो हम यहां पर लिख सकते थे तीसरे के अंदर कि जो हमारी वैल्यूज है डेट इज क्लासेस भी लिख सकते थे, लेकिन वो लिखे ना लिखे वो ऑटोमेटिकली कंसीडर उसे कर लेगा। तो देखिए मैं अगर इसको रन करता हूं और एंटर करता हूं तो उस केस के अंदर हमारा डाटा फ्रेम तो जो ऊपर था वो शो कर रहा है, लेकिन नीचे देख पा रहे हो तो वैल्यू एरर शो कर रहा है और लिखता है इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप। अगर हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज आ जाती हैं तो उस केस के अंदर यह उसे रीशेप नहीं कर सकता। अब ये डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ आ रही हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। वैसे आपकी बुक में भी इसके बारे में बताया गया है। ताहिरा जो हमारे ट्यूटर का नाम है वह यूएसए में 28 क्लासेस ले रही है। अगेन देखें तो ताहिरा 36 क्लासेस दोबारा सेकंड क्वार्टर में ले रही है यूएसए के अंदर। तो यहाँ पर जो ये ताहिरा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। डेट मीन्स यूएसए 2 टाइम्स आ रहा है। ताहिरा को दोबारा से चेक करें तो 24 क्लासेस ब्राजील के अंदर है और ताहिरा को अगेन चेक करें तो 36 क्लासेस जापान के अंदर है। लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन पर इसकी वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। यूएसए 2 टाइम्स है, सेम कंट्री 2 टाइम्स है। तो पाइवट फंक्शन जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उनके ऊपर काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मल्टीपल एंट्रीज फॉर यूएसए फॉर सेम रो ताहिरा दिस लेड्स टू एरर इन पाइवट फंक्शन। पाइवट फंक्शन इसे वर्कआउट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अनदर फंक्शन का यूज करना होगा जिसका नाम है पाइवट टेबल। इंस्टेड ऑफ पाइवट के हमें क्या यूज करना होगा, पाइवट टेबल फंक्शन यूज करना होगा। पाइवट फंक्शन किस तरीके से डिफर है पाइवट से, इट डज नॉट रेज एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज। पाइवट टेबल के अंदर जैसे यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो गई है, ताहिरा की सेम कंट्री आ रही है, उसके लिए वो क्या करेगा, आपका एरर शो नहीं करेगा। एंड साथ ही साथ एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं मल्टीपल एंट्रीज के अंदर, वो भी हम चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि सम और मीन फंक्शन है, उनका अगर हम चाहें तो पाइवट टेबल के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि पाइवट के साथ यूज नहीं किया जा सकता। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके अंदर मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये प्रोग्राम टाइप करके रखा है। ये देखिए जो हमने पहले डाटा फ्रेम बनाया था, सेम ये हमारे पास डाटा फ्रेम है, ये आपको शो भी करेगा अभी यहाँ पर। और उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ पाइवट के इस बार हमने क्या यूज किया है, पाइवट टेबल फंक्शन यूज किया है। तो देखेंगे हम यहाँ पर जब हम पाइवट टेबल फंक्शन का यूज करते हैं तो उस केस के अंदर ये हमारे को एरर शो नहीं करेगा, बल्कि उसकी कैलकुलेशन करके उसके रिजल्ट को हमारे लिए शो करेगा। ये थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। एक बार मैं आपके लिए ये हटा देता हूँ। कंट्रोल एक्स किया मैंने, इसको रन किया। नोटिस कीजिए ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है। अब इंस्टेड ऑफ पाइवट के पाइवट टेबल का मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे डीएफडी जो कि डाटा फ्रेम का नाम है, डॉट पाइवट टेबल इंडेक्स ट्यूटर कॉलम्स कंट्री वैल्यूज क्लासेस। वो आपकी मर्जी, आप दें या ना दें, लेकिन इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करना है हमने। और अगर मैं अब रन करता हूँ और फिर देखता हूँ रिजल्ट, तो आप देखिए यहाँ पर इसने इसको समराइज कर दिया है। डेट मीन्स एक नए फॉर्मेट के अंदर लिख दिया है। तो आपका ये रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जिसके अंदर आप जहाँ आपने इंडेक्स ट्यूटर लिखा था तो ट्यूटर के नाम इंडेक्स में आ गए हैं। जहाँ आपने कॉलम्स में कंट्री लिखा था तो कॉलम्स के अंदर कंट्रीज के नाम लिखे आ गए हैं। और ये आपको कैलकुलेशन करके शो कर रहा है कि उसी डाटा को, जो ऊपर ये डाटा था, इसके अंदर रिपीटेड वैल्यूज को भी शो कर रहा है। अब नोटिस कीजिए ताहिरा जो है ब्राजील में, यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें, ताहिरा ब्राजील में कितनी क्लासेस ले रही है, ये जापान की वैल्यू है 36। तो जापान में ताहिरा के आगे 36 लिखा हुआ है। और ताहिरा के जो ब्राजील की क्लासेस है 24, तो ताहिरा ब्राजील में 24 लिखा हुआ है। ताहिरा ने यूएसए में 28 और ताहिरा ने यूएसए में अगेन 36 क्लासेस ली हुई है। तो यूएसए के नीचे अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास यूएसए की वैल्यू है और यहाँ पर ताहिरा के आगे 32 लिखा आ रहा है। ये कैसे आया, इसने इसको मीन कैलकुलेशन किया है। डेट मीन्स अगर आप फंक्शन का नाम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, उस केस के अंदर मीन फाइंड आउट करके जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ शो करेगा। तो 28 + 36 अगर हम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 32 आता है। तो ये मीन वैल्यू यहाँ पर शो की जा रही है। अगर कोई भी वैल्यू रिपीटेड होगी तो उस केस के अंदर उसका मीन फाइंड आउट किया जाएगा और वो वैल्यू हमें यहाँ पर एज ए रिजल्ट शो की जाएगी। हम चाहे तो मीन के अलावा अनदर फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 36 में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, जिसके अंदर अनदर फंक्शन जिसका नाम सम है हम यूज़ करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से चाहें तो सम फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये सम फंक्शन, ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम है सेम डाटा फ्रेम है, उसके अंदर हमने इस बार क्या किया है, इंडेक्स इज इक्वल टू ट्यूटर कोमा कंट्री दो के ऊपर अप्लाई किया। फर्स्ट प्रेफरेंस ट्यूटर पे, सेकंड प्रेफरेंस किस पे होगी, कंट्री पे। ये आपका वैसे चेंज हुआ है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 36 है उसमें सिर्फ ट्यूटर लिखा हुआ है, तो ये मैं आपके लिए चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये हटा दिया, सिर्फ ट्यूटर ही यहाँ पर कर देते हैं हम इसको। डैट मीन्स सिर्फ इंडेक्स के अंदर क्या है, एट प्रेजेंट ट्यूटर है, वैल्यूज़ के अंदर क्लासेस है, और एक फंक्शन हमने क्या किया करना है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको सम कर देते हैं इंस्टेड ऑफ मीन के। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन है सम, और अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये बजाय इस बार क्या किया इसने, एडिशन मीन फाइंड आउट करने के क्लासेस का एडिशन कर दिया, और जैसे आपको रिजल्ट दिखाया गया वैसे ही ट्यूटर की जो क्लासेस है जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए वैल्यूज़ के अंदर, उनकी क्लासेस का सम कर दिया है। अनुषा टोटल कितनी क्लासेस पढ़ाती है, गुरजोत कितनी, जैकब कितनी, ताहिरा कितनी और वेंकट कितनी। तो इस तरीके से अगर चाहें तो इन फंक्शंस का यूज़ भी किया जा सकता है। अगर मैं सम के स्थान पर यहाँ पर काउंट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, काउंट कर देगा कि कितनी कितनी क्लासेस काउंटिंग वे में कि काउंट पढ़ाता है कोई पर्टिकुलर ट्यूटर। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो इस बार आपका रिजल्ट चेंज होकर के आ गया 4 आ गया, क्योंकि 4 क्वार्टर है, हर कोई ट्यूटर 4 क्वार्टर में क्लासेस दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आ गया है, 4 लिखा आ गया है। अगर मैं ट्यूटर के स्थान पर इंडेक्स के अंदर कर देता हूँ कंट्री, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके जो कि दिए गए हैं कंट्री, और एड फंक्शन के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर काउंट की जगह सम, तो जो हमारा रिजल्ट है वो चेंज होकर कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, देख सकते हैं आप। अब इस बार कंट्री वाइज जो है, ये शायद स्पेलिंग कहीं गलत हो गई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कंट्री के अंदर जो है सी कैपिटल है, तो इसको हम चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, और दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए कंट्री के अंदर क्लासेस का टोटल कर दिया है कि कौन सी कंट्री में टोटल कितनी कितनी क्लासेस ली जा रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके हम चाहें तो अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना आपको बताया गया वो समझ में आया होगा। आज हमने 2 फंक्शंस पढ़े, पाइवट और पाइवट टेबल, दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ा। थैंक यू।